अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर नंबर 1 के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज हम जिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का नाम है डिसीजन कंस्ट्रक्ट और आज हमारा जो पहला लेक्चर होगा, आज हम बात करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर और देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम वन बाय वन इन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं और फिर हम वन बाय वन जितने भी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर से मुराद है अ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के अंदर ऐसी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करें, हम उन्हें कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। The control structures in C language are used to combine individual instructions into a single logical unit. Basically control structure का काम सिर्फ इतना होता है C language में कि इन्होंने एक जैसी जो statements होती हैं उन्हें आपस में combine करना होता है ताकि वो एक logical unit के तौर पे अपने आप को treat करवाएं। Basically logical unit has one entry and one exit point. जो logical unit होते हैं उनका एक ही एंट्री पॉइंट होता है और एक ही उनका एग्जिट पॉइंट होता है। मतलब एक दफा अगर प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स आ गई हैं तो वो एक ही दफा रन होनी है और तरतीब से वो रन होनी है और उसके बाद उन्होंने एक ही पॉइंट से एग्जिट करना है। हम इसकी वजाहत आगे चल के मजीद साथ साथ करते रहेंगे। अब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के कुछ की एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं जो इस लेक्चर में बहुत अहम है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। हम जैसे थोड़ी देर पहले इस पे बात कर चुके हैं, जो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली हमारे पास तीन मुख्तलिफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं जिनके जरिए से हम एक प्रोग्राम का लॉजिक डिवेल्प करते हैं। उनमें पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है सीक्वेंस, सेकंड पे हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है रेपिटेशन। बेसिकली हमारे पास तीन मुख्तलिफ लॉजिकल सीक्वेंसेस होते हैं जिनके मुताबिक हम अपने प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स को रन करवाते हैं। हम इनको इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर की। सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में जिस तरतीब से हमने स्टेटमेंट्स को लिखा उसी तरतीब से प्रोग्राम अगर चलेगा, रन करेगा, तो हम इसको कहेंगे सीक्वेंस स्ट्रक्चर। मैं इसकी मिसाल आपको पहले बता देता हूं ताकि फिर आप लोगों को इसको समझना आसान हो जाए। देखें, आप बचपन से पढ़ते आए हैं तो जो क्लास आप पढ़ते थे आप उसी क्लास के पेपर देते थे। ऐसा नहीं था कि आपने पढ़ी क्लास हो, प्रेप या 1 क्लास पढ़ी हो और आप पेपर एमए के देना शुरू कर दें, ऐसा हरगिज नामुमकिन होता है। सीक्वेंस ये है कि तरतीब के साथ आपने प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स पहले आई हैं उनको पहले टैकल करना है और जो बाद में आई हैं उनको बाद में टैकल करेंगे। द कंट्रोल फ्लोज फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अदर स्टेटमेंट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। जिस तरतीब के साथ प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं लॉजिकल ऑर्डर के तहत, उसी सीक्वेंस के साथ प्रोग्राम ने आगे चलना भी होता है। ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वंस। हर स्टेटमेंट ने जो फंक्शन के अंदर लिखी हुई है उसने एक दफा लाजमी तौर पे रन करना है जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर लिखी जाती है। नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड एंड नो वन इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस। हर स्टेटमेंट ने सिर्फ एक दफा चलना है और कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जिसको स्किप करके हम अगली स्टेटमेंट की तरफ जा सकते हैं। अब हम अगर इसके कुछ की एस्पेक्ट्स की बात करें तो हमें यहां पे समझना इसके मुतल्लिक आसान हो जाएगा। हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमारे पास अगर इसका फ्लो चार्ट देखा जाए तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट हमने लिखी वो एग्जीक्यूट भी सबसे पहले होगी, फिर उसके बाद हमने जो स्टेटमेंट लिखी वो दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूट होगी और ये स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर या लॉजिकल स्ट्रक्चर वो इसी तरह रन करता रहेगा अनटिल द लास्ट स्टेटमेंट कम्स। जब आखिरी स्टेटमेंट आ जाएगी तो उसके बाद प्रोग्राम क्विट कर जाएगा और फंक्शन से हम बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हम अगर सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली इट सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो कंडीशनल स्ट्रक्चर के बेस पे अपने आप को इंप्लीमेंट करवाता है। इसमें एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हमने कंडीशन को इंप्लीमेंट करना होता है।
In this structure, one or more statements are executed when a particular condition is true and ignored when the condition is false. अगर तो कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब है हमने उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको रन करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके रेलिवेंट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने रन करना होता है। मैं इसकी मिसाल आप लोगों तक इस तरह पहुंचाऊंगा कि अगर आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, उसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप पास हो जाएंगे या फिर आप पास नहीं होंगे। अगर आप पास हो जाएंगे इसका मतलब है कंडीशन ट्रू है, तो फिर आगे आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और अगर आप पास नहीं होते तो उसके बाद आपने क्या करना है। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है जो ट्रू और फॉल्स दोनों कैटेगरी के मुताबिक रिजल्ट और स्टेटमेंट्स को जनरेट करता है। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो आपको स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है, हमारे पास एक कंडीशन होती है। हम कंडीशन के लिए हमेशा याद रखिएगा फ्लो चार्ट के अंदर डायमंड साइन यूज करते हैं। उसके बाद दो ऑप्शंस हैं, या तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी या कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके रेलिवेंट स्टेटमेंट्स चलेंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके रेलिवेंट स्टेटमेंट्स, बट जो स्टेटमेंट्स रन करेंगी वो सीक्वेंस के अंदर होंगी। अब अगर हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास इफ स्ट्रक्चर होता है, बट ये बेसिकली एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता। इफ एल्स है और स्विच स्ट्रक्चर है। हम इफ एल्स और स्विच स्ट्रक्चर को इसी चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद हम तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, विच वन इज रेपिटिशन स्ट्रक्चर। बेसिकली दिस स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। ये स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने की परमिशन देता है, और हम एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार रन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। इट इज आल्सो नोन एज इटरेशन स्ट्रक्चर और लूपिंग कंस्ट्रक्ट। हम इसको इटरेशन स्ट्रक्चर या लूपिंग कंस्ट्रक्ट के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली रेपिटिशन स्ट्रक्चर का अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो वहां से हमें समझ आ जाएगी, ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंडीशन if the value is true then the relevant statements are executed again and again, and if the condition is false then terminate the program. So हमारे पास अगर स्टेटमेंट्स बार बार रन करती हैं तो इसका मतलब है कि कंडीशन ट्रू होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम प्रोग्राम से क्विट करके बाहर आ जाएंगे। हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में आ जाती है व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, और इस तरह हम आगे चल के इन लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स को भी देखेंगे कि ये क्या होते हैं और कैसे चलते हैं। रूटीन लाइफ की अगर मैं इसमें आपको एग्जांपल दूं तो हम जो सांस लेते हैं वो बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम रेपिटिशन करते हैं, जिसमें हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट को फॉलो करते हैं। सेम इसी तरह सूरज और चांद का आना जाना, दिन और रात का आना जाना, दीज आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ इटरेशन स्ट्रक्चर आर लूपिंग कंस्ट्रक्ट आर रेपिटिशन स्ट्रक्चर। आज के लिए फिल वक्त इतना ही। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।